नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट की शुरुआत आज हाथरस के दर्दनाक घटना के साथ कर रहे हैं। हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ में एक बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है और इस सत्संग को लेकर आखिर क्यों नहीं पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, और इसी तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो आयोजकों से जुड़े से लेकर प्रशासन तक जा रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके इस घटना की पूरी जानकारी ली है। साथ ही साथ एक तरह से उत्तर प्रदेश का पूरा अमला इस समय हाथरस रवाना हो चुका है। शाम की ये घटना है, उसके बाद से लगातार घायलों को तमाम जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तो इस पूरी खबर पर लेंगे अपडेट। साथ ही बात होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां एक तरफ अपने तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प को लेकर तमाम उन एक तरह से लक्ष्यों का जिक्र किया और देश के सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के तो तमाम सवाल थे और आरोप थे, उनका भी खुलकर और कड़े शब्दों में जवाब दिया है। विपक्ष पर हमला भी साधा है, साथ ही साथ कुछ बड़े संकटों की तरफ देश को आगाह भी करा है कि किस तरह से देश की डेमोग्राफी को लेकर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिस पे देश को भी सोचने की जरूरत है। तो होगी इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसे में 50 से ज्यादा की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हादसे के बारे में ली जानकारी। पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा, हेल्पलाइन नंबर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रचंड प्रहार। कहा, कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी, झूठ को बनाया राजनीति का हथियार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में पीएम ने कहा, कांग्रेस लोगों को लड़ाने के लिए फैला रही है अफवाह। प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश। सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत को दिखाया जा रहा है नीचा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह अपमान केवल संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने आपातकाल सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा। तानाशाही शासन में क्रूरता की सभी हदें हुई पार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, संविधान सिर पर रखकर नाचने वालों के पास जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का नहीं था हौसला। पीएम ने कहा, 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की हुई शुरुआत। सड़क से संसद तक, पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की गूंज। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के पीड़ितों से की मुलाकात। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का दायर किया मुकदमा। और देश के कई हिस्सों में तेज बारिश। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट। असम के कई हिस्सों में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक सत्संग में मची भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रवचन में शामिल हुए कई अन्य भक्त अफरा तफरी में घायल भी हो गए हैं। यह घटना सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के फुलराई गांव की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से दुर्घटना को लेकर अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को 24 घंटे में घटना का जांच करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना को लेकर हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हम आपको ये हेल्पलाइन नंबर भी बताते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 05722227041। वहीं एक और नंबर ये है, ये 05722227042, 05722227042। ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। हाथरस घटना में घायलों का पता करने के लिए, परिजनों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर पाना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर हैं जो मृतक हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई तमाम जनों की हानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूँ। मैं शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हाथरस की घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। और हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर जानकारी ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथरस की घटना पर दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए अपने संदेश में अमित शाह ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
ईश्वर उन्हें ये कष्ट सहने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन सभी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की दुर्घटना को दुखद बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक स्तब्ध परिजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण हाथरस के घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं मृतकों के परिजनों के साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी हाथरस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वे हाथरस जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हादसे के पीड़ितों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी हाथरस में बहुत एक दुखद घटना हुई जिसमें काफ़ी लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। सर, कितनी गंभीर घटना हो सर, इस पर सर आपने प्रशासन से बात कर कुछ सर जानकारी ली? भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह से तमाम जनहानि हुई है जिसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं। मैं सबसे पहले तो इस ज़िले की एक विधानसभा से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलेसर के दौरान सादाबाद से रहा हूँ, तो हमारा बहुत प्रिय ज़िला है वो। मैं अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में आश्वस्त किया है कि मृतक आश्रितों के परिवार के वो ध्यान रखेंगे। और मेरा आजकल मैं देख रहा हूँ कई साल से कि आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, इन ज़िलों में सबसे बड़ा सत्संग में अगर गैदरिंग होती है तो भोले बाबा की ही होती है। मेरे घर के पास आगरा में 100 मीटर दूर एक कोठी मीना बाजार है, उसको वही भर पाते हैं। तो ऐसे समय इंतजाम कमेटी को भी आयोजक को ध्यान रखना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी इतनी बड़ी गैदरिंग के समय जो है मौके पे जा कर के और फायर ब्रिगेड से लेके और हर प्रकार की एनओसी देते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ में अगर भगदड़ हो जाए तो क्या होगा। तो जब घटना हो जाती है तब हम सावधानी बरतते हैं और भगदड़ होने पर अक्सर देखते हैं कि एग्जिट छोटा होने की वजह से लोग निकल नहीं पाते हैं और भय हो जाता है, भ्रम हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। तो ऐसे में बीच बीच में आयोजकों को भी आयोजक से एफिडेविट लिया जाना चाहिए कि वो सारा ध्यान रखेंगे आयोजन मंडल का, और पुलिस प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए और बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होते रहना चाहिए कि किसी विषम परिस्थिति में हम अफवाह पे ध्यान न दें। इस समय आरोप प्रत्यारोप की जगह रेस्क्यू का पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर पर मानना है कि हाथरस की घटना खासी दुखद मानी जा सकती है और जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए, अगर ऐसे इंतजाम नहीं है तो इस बात की भी जांच
की जानी चाहिए और आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए प्रशासन से पूरी तरह से इंतजाम हो। और चूंकि आगरा से हाथरस बहुत करीबी है तो उनका कहना है कि वो लगातार पुलिस और प्रशासन के टच में है और घटना की पल पल जानकारी ले रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वी। चैत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैत्रा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे हादसे में अभी तक घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? चैत्रा जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? आपको हमारी आवाज मिल रही है? अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वी जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको हम बता दें एक बार फिर कि हाथरस की दुर्घटना पर वहां के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने दुख प्रकट किया है। हाथरस के संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं। हाथरस दुर्घटना पर उन्होंने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की। हमारे साथ हाथरस लोकसभा से सांसद अनूप प्रधान जी हैं। सीधा अनूप जी से बात करते हैं। अनूप जी, कितनी बड़ी घटना जब हाथरस में इतने लोगों की दुखद मौत हो जाती है? देखिए, निश्चित ही अत्यंत दुखद घटना है। अभी क्या नाम है, मुझे भी पार्लियामेंट से निकल ही रहा हूँ, तो जैसे ही सूचना मिली है मैं तत्काल वहाँ मौके पर भी जा रहा हूँ। और अभी मेरी डीएम और एसएसपी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। काफ़ी अत्यंत दुखद घटना है। कई लोगों के इसमें जो है दर्दनाक मृत्यु हुई और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो निश्चित जो है सरकार द्वारा राहत और बचाव के कार्य लगातार निरंतर जारी हैं और मैं भी वहाँ मौके पे जा रहा हूँ कि जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से उपचार मिले। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया और सदन में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया भी। जी, निश्चित ही उसके द्वारा ही मुझे जानकारी, क्योंकि वहाँ फ़ोन ऑफ था तो मुझे भी वहाँ जानकारी लग पा रही थी, उनके द्वारा मुझे भी जानकारी मिली। और अभी मैं निकलते ही सदन से वहाँ के डीएम और एसएसपी दोनों से मेरी वार्ता हुई है। निश्चित ही हम लोग जितनी संभव मदद हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम लोग भी वहाँ मौके पर जा रहे हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उतना मदद करने का प्रयास। जो घायल हैं उनको इस वक्त कहाँ लेके जाया गया सर? देखिए, निश्चित ही मेरी भी बात हुई है। जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ बिल्कुल नियर पड़ता है, वहाँ में कुछ जो घायल है उनको लेकर के वहाँ गए और काफ़ी जो इंजर्ड है उनका इलाज जो चल रहा है। ये थे हाथरस लोकसभा सीट से सांसद अनूप प्रधान, जिन्होंने अभी जो हाथरस में एक बड़ी दुर्घटना हुई उसके बारे में बताया। इनका कहना है कि इनको भी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिसके बाद इन्होंने तत्काल तौर पे डीएम और एसएसपी से बात कर घटना की जानकारी ली। ये स्वयं अभी रवाना हो रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र हाथरस और जो घायलों का इलाज किया जा रहा है उसकी भी जानकारी लेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे संसद में, उसी दौरान ये खबर आई और इस खबर का एक तरह से संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने खुद इस पर दुख व्यक्त किया। संसद के भीतर अपने संबोधन के दौरान बीच में उन्होंने इसका जिक्र किया। और जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि हाथरस के एमपी भी जो हैं सांसद, वो इस समय रवाना हो चुके हैं। हाथरस से ही हमारे साथ जुड़ रही मनीषा उपाध्याय, हमारी संवाददाता। लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। इन्हीं के साथ हम कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वी भी हमारे साथ जुड़े कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मनीषा आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि इस समय घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है। मृतकों की संख्या इस पर निर्भर करेगी कि जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति इस समय है। अभी हाल ही में सीएचसी का दौरा किया एडीजी आगरा ने, उन्होंने घायलों से बातचीत की। हालांकि बहुत ज्यादा घायल यहाँ पे नहीं रखे गए हैं, अलीगढ़ रेफर किए गए हैं। उनका प्राथमिकता थी कि घायलों को पहले बचाना है। हालांकि एक तरफ अगर देखें तो मृतकों की संख्या सैकड़ा पार कर चुकी है और इस कदर बकौल एडीजी ये बताया गया कि वहां पे 2 लाख से ज्यादा भक्तगण थे और पानी पड़ा हुआ था आगे, और बाबा के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए जो भीड़ दौड़ी, उस चक्कर में भगदड़ मची और लाखों लोग जो हैं इसमें भगदड़ में फंस गए। लेकिन से बचने से लोग मृत्यु हुई उनकी। शवों का आना दोपहर से अभी तक जारी है। हालांकि इधर बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और डीएम वगैरह लगे हैं। अभी हाल ही में एडीजी के बाद में लक्ष्मी नारायण जी मंत्री जी आए, उन्होंने ये बोला है कि जो कुछ भी गलत हुआ है या दोषी है
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। तो आप ये अपडेट यहाँ का ये है कि अभी तक मृतकों के शवों को लाया जा रहा है, घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़, एटा और हाथरस के अस्पतालों में भेजा जा रहा है। जी मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विकास भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मुख्यमंत्री ने कहा है कि एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के साथ एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेंगे, लेकिन शुरुआती जांच में क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ जहां आयोजकों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ प्रशासन को लेकर भी उठ रहे हैं इस तरह के सवाल कि कितनी भीड़ की अनुमति थी, कितने लोग आ गए, किस तरह के इंतजाम होते हैं इस तरह के आयोजनों में, तो किन किन चीजों की अनदेखी भी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी भी वो अपने आवास पर मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों के साथ और लगातार संपर्क में हैं। जो वहाँ पर 3 मंत्री गए हुए हैं, असीम, अरुण, लक्ष्मी नारायण गए हुए हैं और संदीप सिंह गए हुए हैं। इसके साथ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री उनके संपर्क में है। वहां पर इससे पहले जो जांच टीम बनाई गई है वो पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो उनको दी जाए ताकि इस पर मामले पर कार्रवाई की जा सके। और सबसे बड़ी बात, जब कार्रवाई की आती है, इसकी जाँच की आती है, तो तमाम सारी ये बड़ी बातें होंगी कि जो आयोजन किया गया है वो आयोजन स्थल कितना बड़ा था, वहाँ पर परमिशन कितने लोगों के लिए मांगी गई थी, उसके बाद परमिशन के साथ में क्या वहाँ पर ढेर सारे जो नियम कायदे होते हैं क्या उनको पूरा करने के सारे वहाँ पर दस्तावेज जमा किए गए थे। स्थानीय स्तर पर इसकी परमिशन दी गई थी। परमिशन देने के बाद वहाँ पर स्थानीय स्तर पर पुलिस बल जो भेजा जाता है सुरक्षा के लिए, वो कितना भेजा गया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि कितने वॉलंटियर वो लगा रहे हैं, एग्जिट गेट वहाँ पर कितने हैं, वहाँ पर एंट्री गेट कितने हैं, जितनी संख्या है उसके हिसाब से क्या एक साथ एंट्री वहाँ पर हो रही थी। एंट्री और एग्जिट एक ही द्वार से तो नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ जैसा कि अभी मनीषा ने बताया कि अंदर लाखों की संख्या में लोग वहां थे और वो बाबा उनके चरणों की धूल लेने के लिए जब उमड़ी भीड़, क्योंकि वहां पर उमस भी काफी ज्यादा थी, बाहर पानी भी भरा हुआ था। ऐसे में ऐसी दुर्घटना अगर हो जाती है तो तमाम सारी जब ऐसे परमिशन दी जाती है ऐसे सम्मेलन के लिए, ऐसे आयोजन के लिए, इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि क्या वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं उचित थी, उसके बाद ही परमिशन दी जाती है। परमिशन किस तरीके से दी गई, सभी दोनों मामलों में बड़ी कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल विकास, क्या त्वरित कार्रवाई के तहत ये बाबा जो भोले बाबा है जिसका सत्संग था, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, क्या उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की है प्रशासन ने? फिलहाल तो ऋतु अभी जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया जा रहा है कि आयोजक जो हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से किसने इसको नजरअंदाज किया, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ जो कहा जा रहा है कल रात से ही वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। क्योंकि जो आयोजन स्थल है वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां पर 20 से 25 हजार से ज्यादा लोग नहीं हो सकते थे अगर अच्छी तरीके से इंतजाम होता है। वहां पर जब लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। इसको मद्देनजर क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या नहीं की गई, इन्हीं सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जांच के बाद सख्त कार्रवाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये सख्त निर्देश दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी वो लगातार संपर्क में है। जो मंत्री वहां पर, तीनों मंत्री पहुंचे हैं और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे हुए, लगातार मुख्यमंत्री टीम का गठन किया गया है, जांच हो रही है कि जो जांच में जो चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, मनीषा बता रही हैं कि वो 1 लाख से ऊपर की एक तरह से संख्या है लोगों की। ऐसे में घायलों को आगरा तक पहुंचाने के लिए भी हाथरस से, अलीगढ़ नजदीक है, आगरा और थोड़ा दूर है, किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने की है अभी तक? देखिए, प्रशासन ने इसके मद्देनजर पूरी व्यवस्था की है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम वहां से रवाना की गई है, एसडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं, पीएसी बल वहां पर अतिरिक्त भेजा गया है, 3 जनपदों से भेजा गया हुआ है और जो आम लोग हैं वहां पर वो भी सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होता है जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर मदद पहुंचाने के लिए जो एक समय होता है वो तो एक समय लगेगा, चूंकि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन सभी लोग मिलकर लगातार मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा
से मेडिकल टीम भेजी गई है और आसपास के जनपदों से मेडिकल टीम भेजी गई है और इलाज की सबसे बड़ी व्यवस्था, इसके साथ जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जब मौत हो गई है तो उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के लिए 3 से 5 टीमें अतिरिक्त लगाई गई हैं डॉक्टरों की वहां पर, कि पोस्टमार्टम वहां पर किया जा सके जो लोग इस घटना में दुखद जिनकी मौत हुई है। इसके साथ साथ प्रशासन की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वहां पर जो तमाम सारी भीड़ है, जो लाखों की भीड़ है, उसको वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था भी वहां पर करनी पड़ेगी। और घायलों का उपचार जो सबसे बड़ी बात होती है, जो जहां तक अभी जो खबर आ रही है कि 18 से ज्यादा लोग अत्यंत गंभीर हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ हो जाएं, ये सभी की कामना है। उसके लिए उनको उपयुक्त उपचार मिल सके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लगातार उनको उपचार मिलना सबसे बड़ा जरूरी है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है। जांच आएगी, जांच के खिलाफ दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, इस पे किसी को संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बाबा हैं, चाहे वो भोले बाबा हो या फिर इसके अलावा भी इस तरह के जो सत्संग के आयोजन होते हैं, उनको भी लेकर कई बड़े सवाल इस दुर्घटना ने खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब प्रशासन को भी देना होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को भी देने की जरूरत होगी कि किस तरह से ये जो स्वयंभू बाबा हैं, ये जब इस तरह के आयोजन करते हैं तो उसको लेकर क्या तमाम कायदे कानून और नियमों का पालन होता क्यों नहीं है और किस तरह का एक तरह से इस दुर्घटना के बाद क्या सख्त कदम और उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में उन्हें तीसरी बार मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत को नीचा दिखाना, अपमानित करना और मजाक बनाया जा रहा है। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण
भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ, ये कारनामे। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 से कांग्रेस को परजीवी कांग्रेस के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन बनाती है उसी को खा जाती है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वहां भारत का संविधान प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ये दीवार गिरी तो अब वहां लोकतंत्र मजबूत है। लोग बढ़ चढ़कर भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है।
आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है, उसको लेकर कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस चर्चा का जवाब दिया, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो आरोप रहे हैं, सवाल रहे हैं और संशय रहे हैं, उसको दूर किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की पूरी राजनीति पर भी न सिर्फ हमला बोला, बल्कि ये भी कहा कि किस तरह से विपक्ष की राजनीति देश को आने वाले समय में नुकसान पहुंचाने जा रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर होगी चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज का हमारा विशेष है हिंदुत्व हिंसा पर संसद में जवाबी वार। हमारे साथ रितु चौधरी जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारा विशेष है हिंदुत्व हिंसा पर संसद में जवाबी वार। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर आगे बढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से तमाम उन मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे पहले विजय त्रिवेदी जी आपके पास इसलिए भी आना चाहेंगे कि संसदीय परंपरा में, संसदीय भाषा में जिस तरह से हमने देखा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भी किसी भी सरकार का अगले 5 साल का क्या रोड मैप होगा उसका खाका राष्ट्रपति रखती हैं देश के सामने, और उस पर तमाम विपक्षी दल और एक तरह से सरकार अपनी अपनी बातों को रखती है और फिर उस पर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। क्या जितना अहम राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर विपक्ष की चर्चा थी, जो इतनी लंबी चर्चा चली, क्या उतना ही जरूरी आज जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो वो नहीं था? जिस तरह का माहौल था आज लोकसभा में, उस पर क्या कहेंगे आप? विजय जी हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हैं अभी, रितु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रितु जी, आज क्या जो पिछले 2 दिन से, जो कल की सारे दिन की जो चर्चा रही,
और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो तमाम सवाल उठाए, क्या उनका जवाब आज नहीं सुनना चाहिए था? उसी शांति के साथ जो माहौल लोकसभा में रहा आज, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भाषण देने के लिए उठे, उसके बाद जो है उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान न रखते हुए लगातार जो है विपक्ष पर वार किए और कांग्रेस के बारे में ही लगातार वो बोलते रहे। जबकि राहुल गांधी जी ने जब भाषण दिया, तमाम उन्होंने देश के मुद्दे उठाए, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, हर मुद्दे को उन्होंने बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया और उसको उठाया। रितु जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहला सवाल मेरा मुद्दों पर नहीं था। ये मुद्दे तो तमाम आपके द्वारा और विपक्ष के द्वारा उठाए गए, तो उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना ही था। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है आपसे कि आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष बोल रहा था, प्रधानमंत्री बोल रहे थे और विपक्ष के जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं या राहुल गांधी हैं सिर्फ सुन रहे थे। देश की 140 करोड़ जनता भी सुनना चाह रही थी। ऐसे में देश के लोगों ने आपको अपना जनप्रतिनिधि बना के जब संसद भेजा है, तो क्या आज जिस तरह का शोर शराबा हो रहा था, रितु जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से हैं, मैं विजय त्रिवेदी जी से बात करना चाहूंगी। विजय जी, संसदीय प्रक्रियाओं और प्रणाली को आप एक लंबे समय से देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिस तरह का माहौल आज था, आज उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरह का माहौल दिखा और खासतौर से सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री, देश के भी नेता हैं, मुझे उम्मीद नहीं और मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 30 साल से करीब 30-35 साल से पार्लियामेंट को देख रहा हूँ कि कभी भी ऐसा मौका आया हो कि प्रधानमंत्री को, जो सदन के नेता भी है और देश के नेता भी है, उनको बोलने नहीं दिया जाए और लगातार हंगामा होता रहे। यदि आपका कोई विरोध भी है तो एक बार आपने हंगामा कर दिया, एक बार नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन पूरे भाषण के दौरान आप हंगामा करते रहे। मुझे लगता है कि ये जो पिछले लोकसभा थी उसमें जो घटना हुई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर आपने प्रधानमंत्री के भाषण में, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपने वॉकआउट कर दिया था, उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि कोई विपक्ष जो है, संसद में कोई भी हो, कल आपने देखा होगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की, बीजेपी की तरफ से कुछ आपत्तियां भी थी, वो आपत्तियां भी जाहिर की गई, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनके 90 मिनट के भाषण को पूरे सदन ने सुना। वो बहुत अच्छी बात थी, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण, ये तो पार्लियामेंट्री डेकोरम की भी बात है, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल की बात है कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो, क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री है, उनके भाषण में लगातार 90 मिनट तक आप उस भाषण में शोरगुल करते रहे, हंगामा करते रहे और प्रधानमंत्री के भाषण को नहीं सुनने दें, ये संसदीय परंपरा के अनुकूल तो किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, मुझे कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं लगा, ऐसा कोई कारण नहीं लगा कि आपको प्रधानमंत्री का इस पर विरोध करने का जरूरत पड़ी हो कि इतना शोरगुल करना पड़ा। ऐसी कोई घटना पिछले 4 जून से आज 2 जुलाई हुई है, इसके बीच में हुई हो जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। जिन चीजों पर वो चर्चा कर रहे थे, इस पर पिछले लोकसभा में चर्चा हो चुकी है, जिन नई बातों की चर्चा कर रहे थे उस पर भी प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे। और हो सकता है आपको पसंद ना हो जवाब, हो सकता है आप उनकी बातों से नाराज हो सकता है आप उनके जो संसद की सरकार की जो कार्यक्रम है उससे नाराज हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को सुनना ये संसदीय परंपराओं में माना जाता है, प्रोटोकॉल में भी माना जाता है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कभी कोई भी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां विपक्ष में रही हैं, सत्ता में तो आते जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी बदलते रहते हैं, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि नॉन स्टॉप, इसको कहते हैं अनइंटरप्टेड हंगामा जो सदन में देखा। रितु जी, इसी पे चाहूंगी आपका जवाब। देश की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया 99 सीट के साथ, या फिर पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां उनको विपक्ष में अगर बिठाया है, तो विपक्ष की भूमिका आप भी जानती हैं। विपक्ष की भूमिका सवाल पूछना था, सवाल पूछा गया, फिर आज जब जवाब सुनने की बारी थी तो फिर इस तरह का माहौल क्यों बनाया गया? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे शांति से आपने विजय त्रिवेदी जी की बात सुनी, आप मेरी भी सुनेंगी और मुझे पूरी बात कहने का मौका देंगे। मुझे लगता है कि विजय त्रिवेदी जी ने कल राहुल गांधी जी का भाषण सुना नहीं, या वो सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी जब भाषण दिए तो लगातार जो है सत्ता पक्ष जो है उनको इंटरप्ट करता रहा, लगातार उनके भाषण में शोर मचाता रहा, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी ने उठकर इंटरप्ट किया और गृह मंत्री जी भी गए, उसके बाद 5 मंत्रियों ने भी उठकर जो है इंटरप्ट किया। तो राहुल गांधी जी जब भाषण देते हैं उसको लगातार जो है केवल आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मंत्रिमंडली नहीं, बल्कि जो है आपके कैमरामैन, आपका संसद टीवी, आपके स्पीकर,
लगातार उनको जो है डिस्टर्ब करते हैं, उनका चेहरा ऋतु जी, ऋतु जी, एक तो समस्या ये है, ऋतु जी, आपके या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं 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 ऋतु जी, एक मिनट, आप देखिए, आप तथ्यात्मक गलतियां करती हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। आपके या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, माफ करिएगा, मेरा कैमरामैन नहीं है, संसद टीवी का है। आपके और मेरे गृह मंत्री नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप एड्रेस सही तरीके से करें, बाकी कोई समस्या नहीं है, अपनी बात पूरी करें आप। तो लगातार राहुल गांधी जी का माइक जो है बंद किया गया, उनका चेहरा जो है कैमरे पे से हटाया। इस पर आपने सवाल उठाया, कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहुत स्पष्ट कहा, तो इस तरह की बातें आप कृपया न दोहराएं, क्योंकि आपके सांसद भी, नेता प्रतिपक्ष भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, जिसका एक तरह से विरोध भी करा गया। और ओम बिरला ने बहुत साफ लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैं एक बार सिद्धार्थ जी के पास जाती हूँ। ऋतु जी, मुझे लगता है आपके पास कुछ ठोस बात करने को है नहीं, माफ करिएगा। मेरी आवाज इतनी चुप रही है, नहीं, मुझे चुप नहीं रही, चुप नहीं रही ऋतु जी। तो क्या हुआ फिर? क्यों इतना क्यों आपको बौखलाहट क्यों हो रही है मेरी बात? क्योंकि आप कह रही है कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, माफ करिएगा, आप भी 140 करोड़ की जनता में शामिल हैं। बात नहीं कर सकते क्या? मैंने आपसे पूछा कि के बारे में बात कर सकते हैं ना, तो आप सुनिए ना बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम, आप पूरी बात तो सुनिए कम से कम। हमने कहा कि राहुल गांधी जी के भाषण को लगातार जो है डिस्टर्ब किया गया, उनका जो है भाषण जो एक्सपांज किया गया, उनके भाषण के हिस्से हटाए गए। उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक जो है बालक विलाप चल रहा है। उनको पता नहीं कि लोग जो है लोकतंत्र में जो विपक्ष का नेता होता है उसको किस प्रकार से संबोधन किया जाता है। ठीक, बालक बुद्धि पे आपकी आपत्ति है, बालक बुद्धि जैसे शब्द पे आपकी आपत्ति है। सिद्धार्थ जी बताएंगे। सिद्धार्थ जी, बालक बुद्धि कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को संबोधित किया है, जिस पर ऋतु जी की आपत्ति है। देखिए, ऋतु जी अभी अपनी बात कह रही थी, आपने उनको बीच में कुछ प्रश्न पूछे, ऋतु जी कितनी बौखला गई। ऋतु जी अगर 3 मिनट इस चैनल पर आज बोले और मैं लगातार यहाँ पे बोलता रहूं, तो ऋतु जी की क्या हालत होगी मैं सोच भी नहीं सकता। आज देश की संसद में यही हुआ कि आपके साथ तो सब कुछ है ना, मुझे बोलने दीजिए आप, और फिर देखिए आप उठ के भागते हैं कि नहीं भागते हैं। ऋतु जी, आपको मैं भागते हुए दिखा दूंगी सिद्धार्थ यादव, यहाँ से आप मुझे लगातार 30 सेकंड दे दो बोलने के लिए। अब ऋतु जी, आपकी बदतमीजी का जवाब मैं बदतमीजी से नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास 2 मिनट है, आप मेरे को अवसर दीजिए। मेरे को आप बोलने का अवसर दीजिए। आपको सुन लिया ना, आप ही नहीं बोलते रहेंगे। आपको अगर देश में 99 सीटें आ गई हैं तो अधिकार नहीं मिल गया कि आप तानाशाही करेंगे। इस अपने अहंकार और घमंड से बाहर निकलिए और वास्तविकता पर आइए। तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जिम्मेदारी से विहीन है, ऐसा नहीं है आप लोकतंत्र से ऊपर है। देश के प्रधानमंत्री सदन में बोले और आप लोग हिम्मत ना कर सके उनको सुनने की, और फिर टीवी चैनल पर आप बैठ करके किसी और प्रवक्ता को ना सुन सके। आपकी इस असहिष्णुता को देश की जनता देख रही है, आपकी इंटॉलरेंस को देश की जनता देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है, तभी तो आपको जवाब। मैं आग्रह करूंगा, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। या तो सिद्धार्थ जी, ऋतु जी जब आपकी बारी आएगी। ऋतु जी, अभी आपने एक सवाल उठाया था बालक बुद्धि को लेकर, मैंने उस पर उनसे जवाब पूछा है, आप उनका जवाब नहीं सुनना चाह रही हैं। वो जवाब दे दे, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप एक सवाल करिएगा, क्या समस्या है इसमें? सिद्धार्थ जी, अपना जवाब तो देने दीजिए ना। सिद्धार्थ जी को एक सवाल आपने पूछा है। जी सिद्धार्थ जी, अब यही इन लोगों की समस्या है। जब जवाब देने लगो तो ये वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे, जब प्रधानमंत्री जवाब देने लगे तो लगातार प्रोटेस्ट। कब हुआ हमारे संसदीय इतिहास में देश में सदन का नेता हमारी सदन में खड़े होकर के कुछ बोले और प्रतिपक्ष के नेता के इशारों पर वेल में सारे सांसद उतर आए, लगातार प्रोटेस्ट चलता रहे जब तक वो बोले। तो आपको ये कैसे पता था कि प्रधानमंत्री बोलने वाले कि हमको उनको प्रोटेस्ट करना है? किस बात का था प्रोटेस्ट? किस बात पर आप चिल्लाना चाह रहे थे? आपने सवाल पूछे, सबने आपको शांति से सुना, पर प्रधानमंत्री ने या किसी मंत्री ने बीच में खड़े होकर के आपकी किसी फैक्चुअल गलती को अगर ऑब्जेक्ट करके आपको ठीक किया, जिस पर माइंडेड आपने माफी मांगी, एमएसपी के विषय को आपने विड्रॉ किया, जब आप ऐसा कर सकते हैं और आपको ऑब्जेक्ट किया तो बहुत चुप गया। पर प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो कैसे सुना जाएगा? और फिर ऋतु जी को कैसे पता लग गया कि प्रधानमंत्री ने बोला? अरे आप तो हल्ला मचाने वालों में से थे। मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात प्रधानमंत्री ने क्या बोला, आपको जो बोला गया उसको जाकर के रिफ्लेक्शन में करिए, सोचिए जरा। अगर आप इस देश की संसदीय मर्यादा को तार तार करेंगे, लोकतंत्र को तार तार करेंगे और तानाशाही फैलाएंगे,
कि आप संसद नहीं चलने देंगे, प्रधानमंत्री को नहीं सुनने देंगे, जो अभूतपूर्व है, तो आपको बालक बुद्धि नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? विजय त्रिवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने एक तरह से एक जनादेश के बाद देश के हिंदुओं को हिंसक कहा अपने पूरे उस चर्चा के दौरान, उसमें क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस को लगता था कई ऐसे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोलेंगे और यही दिखा भी हमें, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व को हिंसा से हिंदुओं को जोड़ने की बात हो और तमाम ऐसे मसले, अग्निवीर की बात हो या फिर एक भ्रम फैलाने की बात हो, जिस पे स्पष्ट और कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने कई बातों को रखा। बिल्कुल ठीक बात है रितु जी, जो बात यही थी। देखिए, क्या प्रधानमंत्री बोल रहे, ये शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल जो राहुल जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब ज्यादा ठोस तरीके से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री से। शायद ये बात को ध्यान में रखते हुए एक हंगामा किया गया। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है प्रश्न करता है, सवाल कर रहा है, मैं निजी टिप्पणियों पर नहीं जाता हूँ, रितु जी के पास अधिकार है वो मुझ पर भी निजी टिप्पणी करे। मैंने यही कहा था कि राहुल जी जब बोल रहे थे तो मंत्रियों ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी, कल की तरह से हंगामा नहीं था। मुझे तो पता नहीं कि रितु जी देख रही थी कि नहीं देख रही थी, कल और आज में कितना फर्क था कि आज पूरे 2 घंटे हंगामा होता रहा, शोर होता रहा, और कल उनके ऑब्जेक्शंस थे। ऑब्जेक्शंस आज भी किए जा सकते थे, बल्कि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जैसे हाथरस की घटना हुई तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री जी को रोककर कहते कि साहब ये मुझे खबर मिली है, ये जानकारी मिली है, इस पर क्या सरकार की प्रतिक्रिया है या क्या रेस्पॉन्स है, लेकिन वो तो नहीं आया। उसके अलावा जो बातें हुई तो प्रधानमंत्री जिन बातों का जवाब दे रहे वो आप ही के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं ना। जी ऋतु जी, सवालों का जवाब आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय कर सकते संसद में ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि देश उस आचरण को भी देख रहा है। देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष को एक रचनात्मक भूमिका के लिए देश की जनता ने चुन के संसद भेजा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि सच को आज पुरजोर तरीके से बोलने का एक आनंद ही दूसरा था। देखिए, यही तो विडंबना तो यही है कि प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा ही नहीं रखते हैं और कहते हैं कि झूठ जो है, झूठ को इतने अच्छे तरीके से परोसते हैं और बाकायदा जो है एक एक्टर की तरह पूरा नौटंकी करके उन्होंने जो है एमएसपी पे आपको अपना बयान वापस क्यों लेना पड़ा ऋतु जी? एमएसपी पे अपने बयान से वापस क्यों लौटना पड़ा? एमएसपी से अपने बयान पे क्यों वापस लौटना पड़ा? माफ करिएगा ऋतु जी, समय कम है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज न सिर्फ प्रधानमंत्री ने संसद में दिया, लेकिन देश के लोगों को भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के आचरण का एक तरह से साक्षात एक पूरा उन्होंने व्यवहार देखा कि किस तरह से संसद को चलना चाहिए। देश आज सुनना चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। देश ने सुना भी, उस हो हल्ले को भी सुना जो विपक्ष ने लगातार मचाया उस दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में महिला से मारपीट की गूंज संसद से राजभवन तक सुनाई दी। पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं के कारण ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था सवाल के घेरे में है। भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने इन हिंसक घटनाओं की निंदा की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के पीड़ित से मुलाकात की। इसके बाद राज्यपाल ने पत्रकारों से बात की और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं,
हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ और भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के सूरत और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, तो कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची में बारिश के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण ज्यादातर इलाकों में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।